दोस्तों नमस्कार। व्हीलचेयर पर ममता बनर्जी और रथ पर सवार शुभेंदु अधिकारी, ये नंदीग्राम की गलियां हैं। बीते 48 घंटों से व्हीलचेयर पर जिस तरीके से गली दर गली या कहें गांव दर गांव या कहें बस्तियों दर बस्ती छोटी छोटी दुकानों के बीच से निकलती हुई सरपट सकरी गलियों के बीच से ममता बनर्जी व्हीलचेयर पर लगातार घूमती रहीं। और उसी के ठीक समानांतर आज जब रथ पर सवार होकर शुभेंदु अधिकारी निकले तो हो सकता है उनके जहन में भी यह सवाल जरूर रहा होगा, आने वाले वक्त में नंदीग्राम का कायाकल्प होना तय है। ममता बनर्जी भी सोच रही होगी 2007 में संघर्ष की शुरुआत जिस नंदीग्राम से की, वहीं पर आकर वह घायल भी हुई और व्हीलचेयर पर उन्हें घूमना भी पड़ रहा है। नंदीग्राम का सच ना तो 2007 में देश के सामने आया, बंगाल के सामने आया, और ना ही 2021 में चुनाव के वक्त जो कुछ हो रहा है उसमें भी सामने आ पा रहा है। दरअसल यह एक ऐसी लड़ाई हो चली है जिस लड़ाई के जरिए आने वाले वक्त में बंगाल की समूची राजनीति का केंद्र नंदीग्राम क्यों होगा और इसके पुराने पन्नों को क्यों लोग भूलना चाहते हैं, भुलाना चाहते हैं, चाहे वो रथ पर सवार हो या फिर व्हीलचेयर पर गलियों में घूमती हुई ममता बनर्जी हो। हमें लगता है कि आज इतिहास के उन पन्नों को खोलना चाहिए जिसके जरिए आप समझ पाए कि नंदीग्राम का मतलब सिर्फ वोटर नहीं है। नंदीग्राम का मतलब सिर्फ 2.5 लाख वह वोटर नहीं है जिनमें आकलन किया जा रहा है कि 62,000 से ज्यादा तो मुस्लिम है और बाकी तो हिंदू हैं। और जब शुभेंदु अधिकारी ने कह दिया है 50,000 वोटों से हराएंगे तो इसका मतलब बहुत साफ है कि शुभेंदु अधिकारी मानकर चल रहे हैं कि 1.5 लाख से ज्यादा वोट उनको मिल जाएंगे। हालांकि अभी तक नंदीग्राम का इतिहास रहा है 1.5 लाख वोट कभी किसी को नहीं मिले। 1,34,000 वोट 2016 में शुभेंदु अधिकारी को जरूर मिले थे, लेकिन तब वह टीएमसी में थे, ममता बनर्जी के साथ थे। इससे पुराने इतिहास में 1,03,000, 94,000, 96,000 इतने ही वोट मिलते थे जीतने वाले उम्मीदवार को। लेकिन आज चर्चा इस बात की नहीं है कि अब आने वाले वक्त में शुभेंदु अधिकारी को कितने वोट मिल जाएंगे, लेकिन दो विकल्पों पर जरा गौर कीजिए। अगर नंदीग्राम से ममता बनर्जी हार जाती है लेकिन पश्चिम बंगाल में टीएमसी जीत जाती है तो क्या होगा? यानी शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम में चुनाव जीत जाते हैं लेकिन पश्चिम बंगाल में बीजेपी हार जाती है तो क्या होगा? ममता बनर्जी नंदीग्राम को छोड़ेंगी नहीं और शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के बगैर अगर सत्ता में नहीं आ पाए तो फिर आने वाले वक्त में उनकी राह में मुश्किल ही मुश्किल है। लेकिन एक दूसरी परिस्थिति पे आइए, शुभेंदु अधिकारी चुनाव हार गए लेकिन बीजेपी पश्चिम बंगाल में जीत गई, यानी ममता बनर्जी नंदीग्राम में जीत गई लेकिन टीएमसी बंगाल में हार गई। तो फिर क्या होगा? फिर शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम को कायाकल्प कर देंगे, नए तरीके से मथना शुरू करेंगे। यानी जीत हार के इस पार या उस पार नंदीग्राम को सियासी तौर पर मथा जाना है, यह एक सच है। यह सच इसलिए है क्योंकि हमें लगता है कि आज उन पन्नों को खोलते हैं और आज आपको एक ऐसे सफर पर ले चलते हैं जिस सफर की नब्ज को जब आप परखना शुरू करेंगे तो आपके दिल की धड़कनें बढ़ जाएंगी, क्योंकि इन धड़कनों के भीतर वामपंथियों के खिलाफ खड़ा माओवाद है। माओवाद के साथ टीएमसी के कार्यकर्ताओं की फौज है। बंदूक का चलना है, बम का फेंका जाना है, माइन विस्फोट करना है, बंदूकों का आदान प्रदान करना है और तो और हथियारों की कारखाना तक को लगाने की परिस्थितियों को नंदीग्राम में जीते हुए देखना है। यह सफर उस वक्त का है जब वामपंथियों की सत्ता थी और मौजूदा वक्त में वामपंथी कहीं नहीं है। वामपंथी अगर हैं तो उनके प्रतिशत वोट बढ़ सकते हैं, उनका कैडर कुछ वोट का जुगाड़ कर सकता है, लेकिन चुनाव जीतना शायद उनकी फितरत इस चुनाव में नहीं है, क्योंकि इस चुनाव में सीधी टक्कर है। और सीधी टक्कर का मतलब कई तरीके से जरा समझना होगा, क्योंकि जैसे इस बात का जिक्र शुभेंदु अधिकारी रथ पर सवार होकर कहते हैं, उन्हें एक बेगम से लड़ना है, एक ऐसी बेगम जो इसे बांग्लादेश बना देना चाहती है या पाकिस्तान बना देना चाहती है। जो शब्द होता है जोड़ लीजिए, लेकिन जय श्री राम के नारे तले इस बात का एहसास कीजिए कि यह शब्द ध्रुवीकरण के लिए है। यानी पश्चिम बंगाल में जहां पर 1/3 मुसलमानों की मौजूदगी है, तो क्या कोई यह कह सकता है कि मुसलमान शब्द इस देश को झटके में
राजनीतिक तौर पर बांट देता है। कोई यह कह सकता है कि मुसलमान शब्द हिंदुओं को ध्रुवीकरण की ताकत रखता है। कोई यह कह सकता है कि बीजेपी हिंदूवादी पार्टी हो जाएगी अगर हिंदुत्व का ध्रुवीकरण बंगाल में हो गया तो। या फिर यह कोई कह सकता है कि देश हिंदुत्व के रास्ते चल निकला है और बंगाल में उसका ऐसे टेस्ट हो रहा है जहां पर सबसे बड़ी तादाद में मुसलमानों की जनसंख्या है। या कोई यह कह सकता है यह वह पश्चिम बंगाल है जहां पे हिंदू मुसलमान एक वक्त एक बराबर अनुपात में रहते आए हैं, तमाम परिस्थितियों को देखा है, भोगा है, संघर्ष भी साथ किया है और आगे भी साथ बढ़े हैं। यही सोनार बंगला तो था, लेकिन नई परिस्थितियों में सोनार बंगला की परिभाषा भी बदल दी गई। तो हमें लगता है कि आज एक सफर पर चलने से पहले इस चीज को जान लीजिए कि शुभेंदु अधिकारी खुद जो हैं वो कहां से निकले। वो जहां से निकले उसके बाद ममता बनर्जी के साथ होते होते आज वह बीजेपी के साथ क्यों खड़े हैं, और जब वह बीजेपी के रथ पर सवार और उनके बगल में देश के गृह मंत्री, तो फिर जाहिर है वो खुद को सबसे बड़े कद्दावर नेता के तौर पर देख रहे होंगे। देखना भी चाहिए। लेकिन सफर यह है कि एक वक्त कांग्रेस के साथ शुभेंदु अधिकारी हुआ करते थे जब ममता भी हुआ करती थी। 1995 का वक्त काउंसिलर पद से जीते थे। कंटेन म्युनिसिपैलिटी का इलाका था और वहां से पार्षद का चुनाव शुभेंदु अधिकारी ने 1995 में जीता था। लेकिन ममता बनर्जी ने तय किया कांग्रेस छोड़ देंगे, तो शुभेंदु अधिकारी ने भी कहा हम भी आपके साथ चलेंगे, और दोनों साथ निकले आए और टीएमसी बनी। तो ऐसा नहीं है कि टीएमसी में पहला चुनाव उन्होंने नंदीग्राम में लड़ा, जी नहीं। 98 में उन्होंने अगर टीएमसी के साथ खड़े हुई तो 2006 में कांथी विधानसभा से वो एमएलए भी बने थे, लेकिन टर्म होने से पहले ही वो लोकसभा चुनाव में कूद गए 2009। फिर याद कीजिए, क्योंकि उससे पहले नंदीग्राम में 2007 में जो कुछ हुआ था उसकी अगुवाई और कोई नहीं, शुभेंदु अधिकारी कर रहे थे। शुभेंदु अधिकारी के पीछे कहते हैं माओवादी खड़े थे, टीएमसी के कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी थी और सीपीएम से दो दो हाथ लड़े जा रहे थे। उस वक्त के पन्नों को खोलने उससे पहले शुभेंदु अधिकारी का कुछ और सच, उनके अपने जिंदगी के संघर्ष को टीएमसी के छांव तले जरा समझ लीजिए, क्योंकि 2009 में वह चुनाव जीतकर संसद पहुंच गए थे। लेकिन 2014 में दोबारा वह चुनाव लड़ते हैं और वहां से चुनाव लड़कर वह तमलुक से चुनाव लड़ते हैं और सांसद फिर बनते हैं। यानी तमलुक से वह 2009 और 2014 में सांसद बनते हैं, लेकिन 2016 में जब इलेक्शन होता है तो वह नंदीग्राम से चुनाव लड़ते हैं। और इस नंदीग्राम की नब्ज को और कोई नहीं, शुभेंदु अधिकारी से बेहतर और कोई नहीं पहचानता होगा। गांव गांव, घर घर के भीतर में शुभेंदु अधिकारी और उनके परिवार से हर कोई वाकिफ है, क्योंकि नंदीग्राम के संघर्ष के काल में अगर शुभेंदु अधिकारी संघर्ष कर रहे थे तो वह अगुवाई भी कर रहे थे। टीएमसी की पूरी फौज उनके पीछे खड़ी थी। और जब हम आपसे इस बात का जिक्र करते हैं तो हमें लगता है दो पन्ने और खोलने चाहिए उनके बीजेपी में आने से पहले, क्योंकि 2014 के चुनाव जीतने के बाद जब मोदी सरकार ने टारगेट पर लिया पश्चिम बंगाल में, तो पूछताछ की जो कड़ी शुरू हुई, तो सीबीआई का पहले इंट्रोगेशन की कड़ी में अगर मुकुल राय थे तो फिर शुभेंदु अधिकारी भी थे। सरधना ग्रुप फाइनेंशियल स्कैंडल था ये, उसमें पूछताछ शुभेंदु अधिकारी से हुई थी। अधिकारी ने इसलिए उस पूछताछ में इसमें जरूरत पड़ गई थी क्योंकि पूर्व कर्मचारी ने आरोप लगाया था, जो कि सरधना ग्रुप से जुड़ा था। उसका कहना था कि जो उसकी कंपनी के हेड थे, जो सुदीप्तो सेन थे, वो कश्मीर जा रहे थे और उससे जाने से पहले उन्होंने शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की थी। सीबीआई ने यही इंट्रोगेशन किया था, शुभेंदु अधिकारी ने इनकार कर दिया। दूसरी पूछताछ उनसे जुलाई 2016 में हुई थी। जुलाई 2016 यानी जब वो नंदीग्राम के विधायक बन जाते हैं, और उससे ठीक पहले जब सांसद थे उस समय जो पूछताछ सीआईडी ने की थी, और उन्होंने कहा था कि नंदीग्राम में जो माओवाद सक्रिय था उन माओवादियों को हथियार देने में शुभेंदु अधिकारी का हाथ था। पश्चिम बंगाल की सीआईडी ब्रांच ने यह उनसे पूछताछ किया, आरोप लगाया। अब हमें लगता है कि जब इस सफर पर आप चल रहे हैं तो अब पुराने सफर के पन्नों को हम खोलते हैं, क्योंकि इस सफर के पीछे का बैकग्राउंड पुलिस की वह इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है जो कि उन्होंने माओवादी कैडर से जुड़े हुए एक शख्स से पूछताछ की। उसका नाम मधुसूदन मंडल था, और उस मधुसूदन मंडल ने जो कुछ कहा उसका खाका पुलिस की जांच रिपोर्ट में दर्ज है, और वो जांच रिपोर्ट की फाइल आज हमारे पास है।
उस रिपोर्ट को इसलिए जानिए क्योंकि शुभेंदु अधिकारी के ऊपर किसी नेता का हाथ नहीं था। वो संघर्ष कर कर निकले, माओवादियों के साथ संघर्ष, सीपीएम के खिलाफ संघर्ष, ममता के साथ खड़े होना, यह सारी परिस्थिति थी। इसीलिए एक लिहाज से नंदीग्राम पूरे तरीके से, या कहें पूर्वी मिदनापुर ही एक लिहाज से पूरे तरीके से शुभेंदु अधिकारी के हाथ में दिया गया था। आप ही से चलाइए, आप ही संभालिए। ममता बनर्जी कोलकाता से बाकी बंगाल को देखेंगी। तो फिर नंदीग्राम में बीते 100 घंटों में अगर ममता बनर्जी नजर आ रही है और एक के बाद एक बीते 100 दिनों के दौर में शुभेंदु अधिकारी ने हिम्मत नहीं जुटाई कि वह पूर्वी मिदनापुर से बाहर जा सके। लगातार जनवरी से वो यहीं पर हैं और बीते 2 महीनों में लगातार नंदीग्राम के इलाकों में ही अगर घूम रहे हैं, तो उसके पीछे का मतलब यह है कि दरअसल यह पूरी टीम 2007 से 2011 तक जिस संघर्ष को करती रही, उसमें ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी एक साथ खड़े थे। इस संघर्ष के पन्नों को आज खोलने की जरूरत इसलिए है क्योंकि यहां पर वोटिंग होनी है और वोटर वही है, लेकिन नजारा बदल गया है। ममता बनर्जी कभी व्हील चेयर पर नंदीग्राम की गलियों से गुजरेगी और वोटर वहां का देखेगा, यह असंभव सी समझ थी वहां के लोगों की। या फिर शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के रथ पर सवार होकर निकलेंगे और देश के गृह मंत्री उनके साथ खड़े होंगे, यह भी एक असंभव सी सोच है जो नंदीग्राम की गलियों में हो रहा है। लेकिन फिर भी 1 अप्रैल को वोटिंग होनी है। उससे पहले जब हम इन पन्नों को खोलना चाहते हैं तो उन पन्नों का सच यह है कि माओवादी कैडर, जिसको कहते हैं कि उस वक्त माओवादियों ने नंदीग्राम के भीतर अपना जोनल दफ्तर इसलिए बनाया क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी यह महसूस हो गया था कि आने वाले वक्त में सीपीएम की सत्ता उखाड़ फेंकी जाएगी। कहीं ना कहीं टीएमसी की जमीन मजबूत हो रही थी, राजनीतिक तौर पर टीएमसी का साथ था। माओवादी धीरे धीरे पैर फंसाते हुए नंदीग्राम में एक कायाकल्प की परिस्थितियों को देखना चाहते थे, क्योंकि इस पूरे इलाके में गरीबी जबरदस्त थी। यह अलग मसला है, गरीबी आज भी है। उस वक्त जो आदिवासियों की स्थिति थी, दलितों की स्थिति थी, वो आज भी है। हर वक्त रही है कैडर किसी का किसी भी रूप में काम करे। लेकिन जिस रिपोर्ट का हम जिक्र कर रहे हैं, इस रिपोर्ट में कई बातों को खुले तौर पर ना सिर्फ बताया गया और इस बात का जिक्र किया गया कि 2007 में जब वामपंथियों ने नंदीग्राम में किसानों की जमीन पर कब्जा करने की लड़ाई शुरू की, तो उस वक्त माओवादी जोनल कमेटी के सचिव के तौर पर मधुसूदन मंडल वहां पर नियुक्त किए गए। और यह जब बैठक हो रही थी कि यहां पर जो पहला माओवादी जोनल कमेटी की बैठक थी वो नंदीग्राम में हुई थी, खोन खोन शीट के घर पर हुई थी। उसमें माओवादी नेताओं की मौजूदगी, खास तौर से सुदीप कॉकडोर और तेलुगु दीपक, इनकी मौजूदगी थी। सचिव बनाए गए थे मधुसूदन मंडल। इसके अलावे जो कैडर वहां पर मौजूद था, यह था बंटुल, कार्तिक, बादल, मुक्ति, जानता, जूना। ये सारे लोग संपर्क में थे टीएमसी के नेता में। टीएमसी का वो कौन सा नेता था जो उस वक्त शुभेंदु अधिकारी से भी ऊपर था, लेकिन उसकी हत्या हो गई, उसको मार दिया गया। क्यों मारा गया, किसने मारा, यह भेद आज तक नहीं खुला है। लेकिन उसका नाम था निशिकांता मंडल। तृणमूल के तमाम लोकल लीडर्स इन्हीं के अधीन थे और माओवादी कैडर इन्हीं के पास गया था कि किस तरीके से सीपीएम और पुलिस को काउंटर करना है। और उसके लिए बकायदा सोनाचूरा, जो पूर्वी मिदनापुर में ही आता है, इस इलाके में ही आता है जिस नंदीग्राम का हम आपसे जिक्र कर रहे हैं, सोनाचूरा प्राइमरी स्कूल और सोनाचूरा शीतला मंदिर में बकायदा जो बनाई गई थी कमेटी, भूमि उच्छेद प्रतिरोध कमेटी, उसके 50 सदस्य ट्रेनिंग ले रहे थे हथियार चलाने की। ये लंबी ट्रेनिंग चली और निशिकांत मंडल जो है, यह पूर्वी मिदनापुर के दुर्गा चौक गांव के रहने वाले, इनकी हत्या कर दी गई। हालांकि जो पुलिस की रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो माओवादी मधुसूदन मंडल था, उसने कभी नहीं कहा कि माओवादियों ने मारा। उसका आर्गुमेंट था कि यह सीपीएम के लोगों ने मारा होगा। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया। लेकिन सवाल इतना भर नहीं है, सवाल उसके आगे का है, क्योंकि उस समय का संघर्ष एक लिहाज से आर्म्ड ऑपरेशन था, हथियार बंद था वो। क्योंकि जो राइफल्स आ रही थी, जो मशीन गन आ रही थी, जी मशीन गन भी उस समय मौजूद थी, ये सब कुछ जो नंदीग्राम में हो रहा था, वहां पर सोनाचारा के करीब एक गोलपाड़ा गांव है, वहां पर एक आर्म मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तक लगाई गई थी।
वरुण नाम का माओवादी था कि जो गन फैक्ट्री का इंचार्ज था और यहां पर लगभग 50 फायर आर्म्स बनाए गए थे .35 कैलिबर के। इन सारे लोगों का संपर्क और संबंध उस वक्त माओवादियों के साथ था, यह भी इनकार नहीं है। सीपीएम का कैडर भी हिंसक था, यह भी इनकार नहीं है। ये सारे लोगों की जड़ें जो हैं, आज की तारीख में जब आप टटोलना शुरू कीजिएगा नंदीग्राम के गांव दर गांव में, तो हर गांव वालों के जहन में यह बात है कि दरअसल उन्होंने संघर्ष किया है। 2007, 2008, 2009, 2010 से स्थितियां परिवर्तित होने लगी और 2011 में सत्ता परिवर्तन हो गया। लेकिन अब वही वोटर हैं, वो क्या करेंगे? वो ममता बनर्जी को व्हीलचेयर पर देख रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी को रथ पर देख रहे हैं। और जब माओवादियों ने तय किया 2009 में कि वह अब इस इलाके को छोड़ देंगे, तब उस समय जो हथियार थे, उस रिपोर्ट में, पुलिस की रिपोर्ट में बताया जाता है कि बकायदा माओवादियों ने जो राइफल सौंपी उसमें वहां के नेता हुआ करते थे शेख शहाबुद्दीन, हुसैनपुर के थे ये। इनको .35 राइफल 5 दी गई, .303 की राइफल 1 सौंपी गई इनको। निशिकांता मंडल को दी गई जिनकी हत्या हो गई, .35 राइफल 4 थी, .303 राइफल 2 थी और 9mm की कार्बाइन थी, यह भी 1 दी गई। इसके अलावा 2 और टीएमसी के नेता थे, एक इंदिराकरण, एक पंचम दास जो खिजुरी गांव के थे। इनको भी 3 राइफल .315 और .303 राइफल 1 दी गई इन 2 नेताओं को। इन बातों का जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि ये टीएमसी सत्ता में उसके बाद आ गई और शेख शहाबुद्दीन जो हैं, जो हुसैनपुर के हैं, इनको बीते अक्टूबर के महीने में शो कॉज नोटिस दिया गया और इनको पार्टी से सस्पेंड किया गया। उस वक्त ममता बनर्जी का आरोप था कि जो तूफान आया था, तूफान से प्रभावित लोगों को जो मुआवजा बांटा जा रहा था, उसमें इन्होंने गड़बड़ी कर दी थी। और 1-2 नहीं, 350 कैडर को नोटिस थमाया था ममता बनर्जी की तरफ से, जिसमें 200 लोग पूर्वी मिदनापुर के थे। ये जो 200 लोग थे, ये 200 लोग में से बहुत सारे लोग बीजेपी में चले गए, शुभेंदु अधिकारी के साथ चले गए। जो बाकी कुछ लोग थे जो पश्चिमी मिदनापुर के थे, उसमें से भी बड़ी तादाद में लोग शिफ्ट हो गए। यानी पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप देख रहे हैं तो 2007 में माओवादी टीएमसी, 2011 में माओवादियों के भीतर से निकलकर टीएमसी के साथ जुड़ जाना। छत्रधर महतो जिसकी गिरफ्तारी हुई है, जिसका प्रभाव काफी माना जाता है और ममता बनर्जी काफी करीब है, वह भी एक वक्त माओवादियों के साथ खड़े थे। लेकिन इस पूरी कतार के भीतर में जो लोग शिफ्ट हुए हैं पूर्वी मिदनापुर के, जो टीएमसी के कार्यकर्ता शिफ्ट हुए हैं, अगर उन कार्यकर्ताओं की जड़ों को टटोलना शुरू कीजिएगा, वह उस वक्त माओवादियों के साथ थे, टीएमसी में आए और अब बीजेपी में चले गए। फिर आपको कोई अंतर किसी पॉलिटिकल पार्टी में नजर नहीं आएगा, सिवाय इसके कि शुभेंदु अधिकारी रथ पर सवार हैं और ममता बनर्जी व्हीलचेयर पर हैं। यह एक परिस्थिति है जो कि नंदीग्राम की गलियों में नजर आ रही है। लेकिन इन 2-3 परिस्थितियों से हटकर कई सवाल इसने एक झटके में इसलिए जन्म दे दिए क्योंकि जो नेता पॉलिटिकल तौर पर माओवादी से निकलकर टीएमसी में आ गए, वह माला माल नहीं हुए, उनकी संपत्ति बढ़ी, इससे इनकार नहीं है। उनके पास जो कच्चे घर थे, खपरेल के घर थे, पक्के घर में तब्दील हो गए और ऐसे नेताओं की कतार है। दूसरी परिस्थिति, जो बीजेपी के साथ जुड़े वह भी कहीं ना कहीं संपत्तिवान हो गए और बीते 6 महीने में संपत्तिवान हो गए, यह भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। एक तरफ सत्ता की ताकत आई, दूसरी तरफ पूंजी की ताकत आई। एक तरफ पूंजी की ताकत से सत्ता चाहने की ताकत है, दूसरी तरफ सत्ता की ताकत अब व्हील चेयर पर सवार होकर अपनी बेबसी और परिस्थितियों का जिक्र कर रही है कि हमने तो सब कुछ शुभेंदु के हाथ में सौंपा था, वही चले गए, तो अब हमें खुद देखना है। और बीते नवंबर के महीने में, अक्टूबर-नवंबर के महीने में जो हमने 350 लोगों को जो नोटिस दिया और कईयों को सस्पेंड कर दिया, वह इसी आधार पे था कि करप्शन था इस पूरे इलाके में, यह हमें पता था। यह ममता बनर्जी या सरकार का जिक्र है। लेकिन फिर आप लौट चलिए कि यह लड़ाई क्या सिर्फ इतनी आसान है? इतनी आसान नहीं है। नंदीग्राम पहली बार इस हकीकत को देख रहा है कि दिल्ली से चलकर सत्ताधारी देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, देश के रक्षा मंत्री और कैबिनेट की फौज बंगाल में घूम रही है। नंदीग्राम नब्ज सेंटर बन चुका है। वो किसे हराना चाहते हैं? जो बंगाल में क्षेत्रीय पॉलिटिकल पार्टी सत्ताधारी है। यह अपने तरीके की एक लंबे वक्त के बाद लड़ाई है, क्योंकि इससे पहले की लड़ाई में कांग्रेस जब सत्ता में हुआ करती थी, वामपंथी पश्चिम बंगाल में सत्ता होते थे, तब वो 35-40 वर्ष पुराने की बात है। तब उस वक्त
ये संघर्ष देखने को मिला था, लेकिन 3.5-4 दशकों के बाद चक्का घुमा है और फिर एक लड़ाई नजर आ रही है। दिल्ली की सत्ता को बंगाल की सत्ता चाहिए और उस सत्ता को चाहने के लिए ध्रुवीकरण बहुत जरूरी है, जो हिंदू और मुस्लिम शब्द के साथ ही हो सकता है। इसके साथ साथ जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, जिसमें दलित है, जिसमें यानी मतुआ समाज है, जिसमें नमा सुंदरदास समाज है, ये दलित कम्युनिटी को अपने साथ कैसे लेकर आया जाए, यह अगर साथ है तो दूसरी तरफ टीएमसी के बड़ी तादाद में नेताओं का जो बीजेपी में शिफ्ट होना है, वो मैसेज है कि टीएमसी तो ढह गई। 40 से लगभग पुराने और नए विधायक अगर छोड़कर चले गए, कुछ सांसद भी छोड़कर चले गए, तो ये पार्टी तो ढह गई। और जिस घोटाले घपलों का जिक्र था, जिसमें सरधाना भी एक था, चाहे उसमें शुभेंदु अधिकारी का भी एक वक्त नाम रहा हो, मुकुल राय का भी नाम रहा हो, या फिर जो लंबी फेरिस्त गई है बीजेपी के भीतर में, उनमें भी लगभग 1 दर्जन नेताओं का नाम घपले, घोटाली और कमीशनबाजी में रहा हो, लेकिन वह बीजेपी में चले गए। तो नंदीग्राम के भीतर, जो कि राजनीतिक तौर पर 2007 से सक्रिय रही, उसके भीतर कौन से सवाल होंगे? और क्या वाकई वो जय श्री राम के नारे तले या रथ पर सवार शुभेंदु अधिकारी को, या फिर चंडी पाठ करते हुए खुद को धार्मिक बताने की कोशिश करती हुई ममता बनर्जी, जिनको बताना पड़ रहा है, इजहार करना पड़ रहा है, या फिर इन सब के बीच साइलेंट मुस्लिम तबका जो देख रहा है, ये कौन सी परिस्थिति है? इस परिस्थिति के भीतर में उसका तो कोई नाम लेवा नहीं है। इन परिस्थितियों में उसे अपने नुमाइंदे को चुनना है और आने वाले वक्त में कोई किसी को छोड़ेगा नहीं। ममता बनर्जी चुनाव जीतती है और टीएमसी हारती है तो सोचिए क्या होगा। शुभेंदु अधिकारी चुनाव जीतते हैं और बीजेपी हारती है तो क्या होगा। यानी कुल मिला के जो भी पॉलिटिकल पार्टी आएगी, उसको मथना है नंदीग्राम को ही। और जब ये मथने का सवाल शुरू होता है, तो इसमें चौथा सवाल सबसे बड़ा आता है, क्या वाकई ममता बनर्जी की लोकप्रियता को बदनामी में बीजेपी बदल चुकी है, या फिर नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पर बाट बंगाल में लगाया जा चुका है? चाहे बेरोजगारी का सवाल हो, चाहे विकास का सवाल हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल हो, चाहे गरीबी और मुफलिसी का सवाल हो, क्या प्रधानमंत्री मोदी बीते 7 बरस में दिल्ली की सत्ता में हैं तो पश्चिम बंगाल के लोग उनकी पॉलिसी देख रहे हैं, या परिवर्तन के नारे के साथ वह ममता बनर्जी को हटाना चाह रहे हैं, या फिर ममता बनर्जी को बदनाम करने की जो पूरी परिस्थिति, डिस्क्रेडिट करने की जो परिस्थिति है, उसको वो मान चुके हैं, हाँ कॉम्पिटिवली नरेंद्र मोदी बेहतर है बनिस्बत ममता बनर्जी के। यह अलग अलग स्तर पे लड़ाई है। इस लड़ाई के भीतर का सच आखिर में होगा क्या? क्योंकि ममता बनर्जी जब इस बात का जिक्र खुले तौर पर करती है कि दरअसल मुझे अपने भाई, माँ, बहन की मदद चाहिए और भाजपा के लिए जो पैसा आ रहा है या भाजपा जो पैसा देगी उसको आप रख लीजिए, लेकिन वोट हमको दीजिए, भाजपा को वोट मत दीजिए। एक मैसेज ये है। दूसरा मैसेज, जिस तरीके से ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की स्थिति में करप्शन को सिस्टम का हिस्सा बना दिया, या सिस्टम को राजनीतिकरण का हिस्सा बना दिया और राजनीति ही करप्ट हो गई, क्या लोग इसे समझ चुके हैं? यह भी सवाल है। यानी इस लकीर को आप जितना लंबा खींचिएगा, उसमें 3 बातें आपको बार बार निकल कर आएगी। 2007 से नंदीग्राम का किसान और मजदूर राजनीतिक प्रयोग को लगातार देख रहा है। 2007 से उसने चेहरों को बदलते हुए देखा है। कभी वो मंडल के तौर पर था, कभी अधिकारी के तौर पर है, और अब ममता सीधे वहां पहुंची है। 2007 से 2020 तक कभी बीजेपी की मौजूदगी नहीं थी, लेफ्ट की मौजूदगी थी, कांग्रेस की आवाजाही थी, टीएमसी की मौजूदगी ठसक के साथ थी। और जो आखिरी लकीर का हिस्सा है, वो सत्ता को पाने की ताकत के साथ सुविधाओं का उपभोग करने की ताकत थी। लेकिन 2021 में आते आते यह भी बदल गया। सत्ता तो आएगी तब क्या सुविधा मिलेगी, उससे पहले ही आप सुविधा ले लीजिए और उसका उपभोग करना सीख जाइए। लेकिन क्या वाकई जो 2.5 लाख वोटर है नंदीग्राम का, उसके भीतर ये सारे सवाल जो 2007 से चल रहे थे, जहां पर वो बम बनाना घर घर में सीखा जाता था, छोटे छोटे रिवॉल्वर बनाने की परिस्थितियां थी, पाइप जोड़कर कैसे रिवॉल्वर बनाए जाए, ये नंदीग्राम का सच था। उस दौर में माओवादी नेता किशन जी जब इस इलाके को घूम कर जाते थे तो कहते थे कि उनकी मीटिंग टीएमसी के नेताओं के साथ भी होती है, और इसका आरोप खुले तौर पर
वामपंथी लगाते रहे, लेकिन 2011 के बाद स्थितियों ने जब पलटा खाया तो फिर वामपंथियों ने भी किसानों को लेकर जो सोच थी वो दोबारा परिस्थिति में लौटाई जिसका जिक्र वो लोग 70 के दशक में करते थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इस देश की सियासत इस देश के वोटरों के साथ खेल खेलती है। इसका मतलब यह है कि इस देश के जो सबसे गरीब, पिछड़े, मुफलिस इलाके होंगे, उन इलाकों में इस देश की क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पार्टी अपने प्रयोगशाला को लगाती है और उस प्रयोगशाला के जरिए राजनीतिक प्रयोग शुरू किए जाते हैं जिसमें गिनी पिग और किसी को नहीं, वहां के वोटरों को बनाया जाता है। सपने गढ़ना दूर की बात है, लेकिन सपने गढ़ने से आगे हकीकत की जमीन पर खड़ा होकर कोई अगर रथ पर सवार हो जाए और कोई टूटी टांग के साथ व्हील चेयर पर नजर आए और उसके बाद इस बात का जिक्र हो कि हम जीते तो नंदीग्राम का कायाकल्प, हम नहीं जीते तो फिर स्थिति विकट हो जाएगी, या दूसरा कहे हम जीते तो परिस्थितियों को बदल डालेंगे, नहीं जीते तो स्थितियां और बदतर हो जाएंगी। क्या वोटर को इस दौर के भीतर में एक ऐसी प्रयोगशाला में डाल दिया गया है जिसका परिणाम 2 मई को आएगा, लेकिन उसके परीक्षण जो है वह 1 अप्रैल को होगा। 1 अप्रैल का इंतजार कीजिए, क्योंकि 1 अप्रैल में नंदीग्राम की 30 सीटों पर जहां पर वोट पड़ने हैं वो जंगल महल का इलाका है और हम आपको जंगल महल की उस गरीबी और मुफलिसी से भी अवगत कराएंगे जहां पर कोई असर इस देश के गृह मंत्री को, इस राज्य की मुख्यमंत्री को या किसी नेता को नहीं होता है कि उसके सफर में ही इतना पैसा लग जाता है कि पूरा गांव 1 साल भोजन कर सके। यह गरीबी है जंगल महल के भीतर गांव की। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।